नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि हम हल कर रहे हैं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और इस सीरीज में आज हम हल करने जा रहे हैं 2015 का प्रश्न पत्र पीजीटी हिंदी का हल। इससे पहले हम लोगों ने 2014 का पीजीटी हिंदी का प्रश्न पत्र हल किया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, आपकी आगामी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इस सीरीज में भी हम लोगों ने 2015 की में अब से पहले 7 क्लासें कर चुके हैं, नहीं देखी है पिछली, जरूर देख लीजिएगा। और आज होने वाली है हमारी 8वीं क्लास, जिसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने आएंगे और उन प्रश्नों से संबंधित जो भी प्रश्न अन्य पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो खास होने वाली है, वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा और चैनल पर बने रहें तो आप लोगों को काफी सारा फायदा हो सकता है आपके परीक्षा के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और ये हमारी 2015 यानी 26 जून 2015 को एग्जाम हुआ था और इस सीरीज के अंदर 8वीं वीडियो है 2015 के पेपर की। 7 वीडियोस हो चुकी हैं पहले क्लासें, आप लोगों ने नहीं देखी है, देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 आज का देखते हैं और इस प्रश्न पत्र का प्रश्न नंबर 71। चलिए देखते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ किससे माना जाता है? अपभ्रंश के अंदर दोहा काव्य का आरंभ किससे माना जाता है? देखिए जितने भी अब तक 8वीं क्लास है हमारी 2015 की, और मुझे लगता है कि अब तक 8 क्लासों में सबसे इजी क्लास ये रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी इजी क्वेश्चन है। इससे पहले काफी टफ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं और काफी मुश्किल से, ठीक है। देख लीजिएगा क्लासें, आपको पता लग जाएगा। तो आज की क्लास का जो प्रश्न है काफी आसान पूछे गए हैं, ठीक है। तो अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ किससे माना जाता है? पुष्पदंत, राम सिंह, जोयेंदु या फिर धनपाल? सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? राम सिंह हो जाएगा, ठीक है। अपभ्रंश के अंदर दोहा काव्य का आरंभ राम सिंह से माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आल्हा और उदल के वीर चरित का वर्णन किसमें किया गया है? ठीक है, आल्हा और उदल का जो वीर चरित है उसका वर्णन किसने किया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आल्हा और उदल का जो वीर चरित है उसका किसने किया है वर्णन? जगनिक ने किया है। और किस रचना में किया है इन्होंने? ये किया इन्होंने परमाल रासों के अंदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है, चाहे तो आप लोग इसका लिख लीजिए, ठीक है। परमाल रासो काफी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना है? भरतेश्वरी, बाहुबली रास, बीसल देव रासो, परमाल रासो या फिर पृथ्वीराज रासो? तो किसको महाकाव्य माना है? तो ये माना है पृथ्वीराज रासो को। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना है? पृथ्वीराज रासो को माना है। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? ये लिखा है चंद्रवरदाई ने, ठीक है, चंद्रवरदाई। ये भी आप याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि इनको पहला कवि माना है, ठीक है। चंद्रवरदाई को पहला कवि माना है हिंदी का और इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, इसको पहला महाकाव्य माना है, इसलिए इनको याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? मैथिल कोकिल किस कवि को कहते हैं? जयदेव को, विद्यापति को, श्रीधर को या फिर मधुकर कवि को? तो मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है? विद्यापति को जाना जाता है, ठीक है। मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को हम लोग जानते हैं। और देखिए इसके अलावा इनकी और भी कई सारी उपाधियां हैं जो इनको मिली हुई हैं, जैसे ये मैथिल कोकिल मिली है, इसके अलावा और मिली हुई है। ये आपका जो है क्या है? गृह कार्य है। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वास्तव में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि मैथिल कोकिल के अलावा और हम लोग किन नामों से विद्यापति जी को जानते हैं। चलिए अगर आप लोग नहीं बताते हैं और मुझे कहते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में आपको इसका उत्तर दे दूंगा और किन किन नामों से हम लोग विद्यापति को जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा एक कोटेशन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार एग्जाम में आ चुकी है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ठीक है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो ये जो कथन है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये कथन विद्यापति के संबंध में कहा गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कई बार पूछा जाता है कि ये कथन किसके संबंध में कहा गया, तो ये कथन कहा गया हमारा विद्यापति के संबंध में, ठीक है। और किसने कहा? तो ये कहा किसने? ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ठीक है। चलिए अगला
प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा? यानी आदिकाल का जो नामकरण है वो आप सभी को पता है, बड़ा ही विवादास्पद है। आदिकाल के कई सारे नामकरण किए गए हैं, कई सारे नाम आदिकाल को दिए गए हैं। अलग अलग जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं आदिकाल को। तो पूछा गया कि रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा आदिकाल को, चारण काल, बीज बोपन काल, आरंभिक काल, ये भी नाम दिए गए हैं। जब हम लोग आदिकाल को पढ़ेंगे तो इसके अलावा और बहुत सारे नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से और नाम आदिकाल को दिए गए हैं। अभी फिलहाल हम लोग जो यहाँ पर दिए हुए हैं उनकी बात करें, चारण काल की बात करें तो ये किसने दिया? जॉर्ज गेयर्सन ने। बीज बोपन काल अगर कहें तो ये किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आरंभिक काल की बात करें तो ये किसने दिया? ये मिश्र बंधु ने। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो कि हम अपने आगे वाली जो सिलेबस की क्लासेस होंगी उनमें कवर करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। एक और कोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिएगा इस पर भी। ये कोटेशन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, कई बार एग्जाम में आई है, और ये कोटेशन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा ऐसा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, या फिर रामविलास शर्मा? तो सही उत्तर रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिन्होंने कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। चलिए एक और कोटेशन, और ये कोटेशन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पे भी लगाइएगा। कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से, प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल जी का। देखिए एक ही एग्जाम के अंदर और एक ही 10 प्रश्नों की श्रृंखला में ही 3 कोटेशन आपको रामचंद्र शुक्ल जी की पूछी जा चुकी है। ठीक है, ये मान के चलें कि ये 10 प्रश्न रामचंद्र शुक्ल जी के नाम से होगा। 3 प्रश्न जो है 10 में से रामचंद्र शुक्ल जी के हैं, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखें। आचार्य शुक्ल ने, देखिए अगला प्रश्न भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी 4 प्रश्न आ गए। आचार्य शुक्ल ने कबीर का समय काल क्या माना है? संवत 1564 से 1463। ये सारे समय जो भी दिए गए सारे ऑप्शन में संवत में दिए हैं। ठीक है, संवत 1564 से 1463, संवत 1646 से 1553, संवत 1557 से 1465 और संवत 1575 से 1456। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा डी, संवत 1575 से 1456। अब एक प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे भी गृह कार्य में दे रहा हूं मैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो संवत है वो ईस्वी से कितने वर्ष आगे चलता है। ठीक है, संवत ईस्वी से कितने वर्ष आगे रहता है ये आप बताएंगे। ठीक है, जिससे अगर आप लोगों को पता रहेगा तो अगर कोई प्रश्न संवत में पूछा जाता है या फिर कोई ईस्वी में पूछा जाता है, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कोई भी चीज याद कर लेंगे तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ईस्वी में याद किया हुआ है, संवत में आपका ऑप्शन आ गया, तो आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे और देख लेंगे कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। या फिर मान लीजिए आपने संवत में याद किया हुआ है, ईस्वी में आपके ऑप्शन दे दिए, तो फिर आप उसको ईस्वी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ईस्वी में आप देख सकते हैं कितने ईस्वी हो गया और उसका उत्तर दे सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि संवत ईस्वी से कितने वर्ष आगे चलता है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं और अच्छी तरह से आप लोग अपनी तैयारी को कर रहे हैं। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं आज का, और आज का जो आखिरी प्रश्न है उसके अंदर एक पंक्ति पूछी गई है, आपको बताना है कि पंक्ति किसकी है। पंक्ति में पढ़ देता हूं आपके लिए। झरी लागे मलिया गगन गहराए, खन गरजे खन बिजुली, चनके लहरी उठे, शोभा बरन न जाए। ये पंक्ति किसकी है ये आपको बताना है। धर्मदास की है, कबीर की है, दादू दयाल की है, या फिर सुंदरदास की है। इनमें से किसकी ये पंक्ति है? तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? धर्मदास की। ठीक है, पंक्ति किसकी है? ये धर्मदास की पंक्ति है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। चलिए आज के प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को जो क्लासें हैं वो पसंद आ रही होंगी। अगर आप लोगों को ये क्लासें पसंद आ रही हैं
तो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम लोगों को पता चलता है जिससे कि आप लोग क्लासों को लगातार देख रहे हैं और आप लोग क्लासों को पसंद कर रहे हैं। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी मित्र आपके हैं जो तैयारी कर रहे हैं DSSB के लिए, उन सभी दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें इस चैनल के साथ में जुड़ करके। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में।